में बात किया होगा, एक मिशन है जो हमारी संस्था ने जगह जगह चलाया है, और जो छोटी छोटी इससे रिलेटेड बातें हैं समझने की, वो बहुत मायने रखती है। पहली चीज, केमिकल फ्री का दिमाग में क्यों आया था, क्यों हम लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया, उसका बड़ा मुख्य कारण था कि आज किसी के घर में चले जाए, हर आदमी कोई ना कोई बीमारी लिए बैठे। किसी के घर में डायबिटीज से बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेवल पे एक बात हो रही थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बीमारी, शुगर जैसी बीमारी जो आदमी की पूरी नसों को खा जाती है, इतना कर देती है कि पैरों को मिट्टी बना देती है, हाथों को मिट्टी बना देती है, जब कंट्रोल में नहीं आती, गुर्दों को, लीवर को खा जाती है। तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान जैसे देश में आज उसको भी एक आम बीमारी माना। आज हमारे यहाँ पे किसी को डायबिटीज निकल गई या शुगर हो गया तो हम लोग बहुत ज्यादा सा टेंशन नहीं लेते, हम पूछते हैं डॉक्टर से कि इसकी दवाई बताओ, क्योंकि डायबिटीज तो आज हर किसी को। हमारे देश में बड़े रोग कौन कौन से हैं हिंदुस्तान में? नहीं, बड़े रोग, बड़े लोग नहीं, बड़े रोग, बड़ी बीमारियां, कैंसर है और डायबिटीज है, अस्थमा। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी तक बड़ा रोग समझा जाता है कैंसर। और क्यों समझा जाता है कैंसर को बड़ा रोग? क्योंकि वो सबको नहीं। हमारे हिंदुस्तान में बड़े रोग वो नहीं है जो जानलेवा है। जानलेवा तो डायबिटीज भी है, जानलेवा तो थायराइड भी है, जानलेवा तो अस्थमा भी, आदमी का सांस रुक जाता, मर भी सकता है, लेकिन ये बड़े रोग नहीं है। बड़े रोग तो जानलेवा तो गैस भी है, गैस अगर रुक जाती है आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल 40-40 साल के, 38-38 साल के लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ गैस एसिडिटी कोई बड़ी बीमारी है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बीमारी घर घर में होती है, वो बड़ी होती ही नहीं है। जो सबको है वो रोग बड़ा नहीं, जो सिर्फ मुझको हुआ है वो रोग बड़ा। हमारे मिडले पहले जब कोरोना चला तो मैं वो किस्सा पिछली बार भी बता के गया था, मैं दिल्ली में था जब कोरोना की शुरुआत हुई, तो वो एमसीडी वाले घर पे आके पोस्टर लगा के जाते थे, किसी को भी कोरोना हो रहा था तो बहुत डर रहा था, मुझे कोरोना हो गया, इसको कोरोना हो गया, कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर वाले भी साथ नहीं बैठ रहे थे। तो एक दोस्त को कोरोना हुआ, उसने मुझे बोला कॉलोनी के अंदर, बोला यार एक बार आके घर के बाहर चक्कर लगा के जाएगा। तो लॉकडाउन का टाइम था, मैंने कहा क्यों? बोले यार वो कोरोना हुआ था, देखियो कहीं एमसीडी वाले बाहर पोस्टर तो नहीं चिपका के चले गए। मैंने कहा फिर? बोले यार कॉलोनी वाले बात नहीं करेंगे अगर बाहर पोस्टर चिपका दिया होगा। अब वो बाहर पोस्टर चिपका मिला, वो बड़ा डिमोटिवेट हो गया। मैंने कहा इतना निराश क्यों हो रहा है, कोरोना से ठीक हो जाएगा। बोला यार कोरोना की चिंता नहीं है, वो तो चल रहा है, पोस्टर नहीं लगाना। बोले कोरोना तो चलता रहेगा। उसके 2 महीने बाद पता लगा कोरोना सबको होने लग गया, हर किसी को हो रहा था। तो हमारे सामने बिल्कुल सरदार जी रहते हैं, सिख परिवार है, उनके घर में हो गया। तो उनके घर में वो एमसीडी वाले आए, पोस्टर चिपका रहे, तो जिस आंटी को कोरोना हो रखा है वो दरवाजे में खड़े होकर बोल रही भैया 2 और चिपका दोगे, सफेदी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले अब क्या है, तो कोरोना सभी को हो रहा है, कोई बीमारी थोड़ी ना, जाने तब भी जाने। हमारे देश में क्या हुआ, हम लोगों ने ना बीमारियों को आत्मसात कर लिया। हम लोगों को लगता है मेरे घर में एक बच्चे को डायबिटीज है, घर में किसी को डायबिटीज है, थायराइड है, या यूट्रस में बच्चेदानी में रसोलियां बन रही हैं, पीसीओएस पीसीओडी हो रहा है। कल मैं दिल्ली में किसी रिलेटिव का फोन आया, बड़े दिनों से बुला रहे थे, तो मैं ऐसे ही जा नहीं रहा था, बहुत लाइटली ले रहा। तो मैंने कहा आंटी आ जाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। तो उन्होंने स्पेशली जोर दिया कि बेटा इस बार ट्रिप पे जाने से पहले तुझे करो। अब मैं घर गया हूँ, तो उनकी गुड़िया है जिसकी अभी शादी नहीं, बेसिकली वो भी आपके परिवार से आते हैं, यूपी से हैं, दिल्ली रह रहे हैं, तो उनको गुड़िया है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि मैं फोन पे नहीं पूछ रही थी, किसी को ना पता लगे, घर पे रिपोर्ट दिखानी थी, बिटिया को पीसीओएस पीसीओडी। बोले वो हम शादी की सोच रहे थे, डॉक्टर बोल रहा ओवरीज रिमूव करवा दो, बीमारी तो ठीक हो नहीं सकती। बोले हमने तेरे को इसलिए बुलाया है कि अगर अभी ऑपरेशन करा दिया तो फिर इसकी शादी ही कैसे हो। अब मैंने कहा आंटी मैं आपको बहुत लंबे टाइम से एक चीज के बारे में शिक्षित कर रहा था
कि घर में केमिकल्स का यूज मत करो, केमिकल्स का यूज मत करो। ये सारी की सारी बीमारियां अल्टीमेटली केमिकल से उपजती हैं। बोले बेटा आज के बाद तो कान पकड़ लिया, हम नहीं करेंगे, इस बिटिया की जिंदगी बचा दे, इसकी पीसीओएस पीसीओडी ठीक हो गई तो हम तैर जाएंगे, वरना हमारी हालत आज ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि पूरी जिंदगी लड़की घर पे बैठा के रखेंगे कैसे। और अगर इलाज नहीं कराते हैं तो डॉक्टर कह रहा है इनमें से कोई रसोली फट गई, इन्फेक्ट हो गया तो बिटिया मर जाएगी। इस घर से मेरा वास्ता तकरीबन 6 साल से, और तकरीबन 4 साल से मैं लोगों को समझा रहा हूं कि बहुत सी चीजें जिस दिन पड़ेंगी ना उस दिन भुगती नहीं जाएंगी। ये अब समय से पहले अगर हम बचाव कर लेंगे तो बढ़िया हो। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात आप देखते हैं तो पता क्या है, मैंने लगभग हिंदुस्तान के हर शहर में इंटरेक्ट किया है, ज्यादातर गांवों में भी इंटरेक्ट किया है, उनसे भी वास्ता किया, संवाद किया। आज पूरे संसार में कोई भी देश उठा लीजिए, कोई भी देश जो आपका मन, अपना देश उठा लीजिए, पड़ोसी मुल्क उठा लीजिए, अमेरिका उठा लीजिए, और उन देशों में से किसी भी बुद्धिजीवी को चुन लीजिए जिसका आपका मन है कि बॉस मैं इस व्यक्ति को बुद्धिजीवी मानता हूं, मैं वर्ल्ड के इस कोने में, दुनिया के इस कोने में इस व्यक्ति को बुद्धिजीवी मानता हूं, तो एक भी बुद्धिजीवी पूरे संसार में ऐसा नहीं है जो इस समय केमिकल्स खाने की, लगाने की सलाह, पूरे संसार में नहीं। आज अगर गवर्नमेंट की बात चले, आप लोगों ने भी पीछे देखा होगा, सदगुरु बहुत लंबी यात्रा करके हिंदुस्तान लौटे, मोदी जी ने भी भाषण किया, वो भाषण सुना था हम लोगों ने, उन्होंने क्या बात बोली थी, और कैसे बचाओ सर, केमिकल फ्री, ये सब लोगों ने सुना। किसी को ये अंदाजा लगा इस बात को सुन के, किसी ने एक बार ये गौर करा कि भारत देश का प्रधानमंत्री जो चारों तरफ से बुद्धिजीवियों से घिरा पड़ा है, आईएएस आईपीएस रैंक, जिस रैंक को करने के लिए हम अपनी औलादों को प्रेशराइज करते हैं कि एक बार आईएएस आईपीएस चला जा, उनमें से भी जो सर्वोत्तम ऑफिसर है, वो जिस शख्स को रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट भरे स्टेडियम में वो व्यक्ति, वो शख्स बोलता है कि मिट्टी को बचा लीजिए, मिट्टी को केमिकल फ्री बना लीजिए, वरना मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी। आज से 30 साल बाद आपको भोजन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी भाषण में बताया गया कि मिट्टी की जो आपकी अम्लता है वो बढ़ती जा रही है, इस कारण से मिट्टी उपजाऊ होना बंद हो गई है। और ये व्यक्ति, ये मनुष्य है, उस देश का मनुष्य जिसको 5500 साल पहले ये बता दिया गया था कि आप लोगों का शरीर भी मिट्टी का बना हुआ शरीर है, इसी मिट्टी से आप बनते हैं। अगर 35 सालों में सिर्फ केमिकल के प्रयोग से पूरे देश की मिट्टी 5 हो सकती है, तो आज मर्द और औरतें 5 हो रही हैं, इस बात में। आज हम कारण ढूंढ रहे हैं कि घरों में समस्याएं क्यों बढ़ गई हैं, बीमारी क्यों बढ़ गई है, गुणवत्ता क्यों खत्म हो गई है। वो केमिकल जो मिट्टी में डाल के मिट्टी को खत्म कर सकते हैं, जिससे हमारा वजूद तैयार हुआ है, हमारा वजूद मिटा दिया उन केमिकल से। और ये बात आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी संस्था नहीं बोल रही है, ये हमारे साथ जुड़े हुए लोग नहीं बोल रहे हैं जो दूसरे लोगों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। यह बात कर रहा आज की तारीख में वर्तमान के टॉप 10, पूरे विश्व के टॉप 10 लोगों में सबसे अग्रणी 10 लोगों में आने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी, सारी जनता के सामने का। मुझे कई लोग बोलते हैं सर ये इतनी चीजें खतरनाक है। मेरे को अभी ऑफिस में था तो एक व्यक्ति ने बोला, और ये बात सभी के लिए मैं बोलता हूँ, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ये सब चीजें इतनी खतरनाक है तो सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती। ये मुद्दा तो सबको समझ आता होगा, बहुत खतरनाक चीजें हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोगों को नहीं मालूम, हम तो अपनी जिंदगी में बिजी हैं। सरकार को तो चाहिए ना कि बैन कर दे। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, वही सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पर कितने लोग शिक्षित बैठे, जिन्होंने 10वीं 12वीं करी है, शिक्षित लोग उतना ही बहुत है, हम हैं। मैंने उससे पूछा, आप भी 10वीं 12वीं तक शिक्षित है, आपने अपने घर में बैन क्यों नहीं कर दिया प्रोडक्ट। आपका बच्चा देश के प्रधानमंत्री के लिए 150 करोड़ लोगों में से एक बच्चा, सही है या गलत है? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह डाटा रोज नहीं मिलता कि आज सर रोड एक्सीडेंट में 2 लाख मारे गए हैं,
बीमारी से 2-2.5 लाख लोग यहाँ मरे हैं, वहां पर इतने लोग बाढ़ से मर गए हैं। आज एक पुलिस वाले को भी पकड़ के पूछेंगे ना, थाने के पुलिस वाले को, तो वो भी संवेदनाहीन है। क्यों संवेदनाहीन है? क्योंकि हम लोगों को एक एक्सीडेंट देखते तो हमें लगता है कि एकदम से चीजें करो। पुलिस वाला हर क्षण, हर घड़ी, हर घंटे में एक्सीडेंट। भारत का प्रधानमंत्री हर सेकंड में हजारों मौतों की खबर सुनता, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए उसकी औलाद पूरी दुनिया है, जिस व्यक्ति को सिर्फ जीवन में एक ही माँ, एक ही बाप मिले, वो व्यक्ति अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने घर में केमिकल्स रोकने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार कितने कर? मेरी बड़ी पुरानी कहावत है, मैं बोलता था, पूरी दुनिया के लिए आप केवल एक इंसान हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया। एक व्यक्ति का भविष्य टिका उसकी औलाद के ऊपर। उसको वो लंच बॉक्स बढ़िया दे देगा, पानी की बोतल ठीक देगा, लेकिन खाने में मसालों में कुछ भी डाल के देगा। और अगर उसको बोला जाए कि अपने बच्चे को अच्छा मसाला दीजिए, अच्छा खाने को दीजिए, अच्छा नहाने को दीजिए, तो बोलेगा अच्छा पहनने को दे दूंगा, क्योंकि दुनिया को दिखता तो है, औलाद अच्छी खाती है, वो किसी को दिखता नहीं, इसलिए खाने कुछ भी दो, पहनाऊंगा तो ढंग का पहनाऊंगा, क्योंकि समाज को दिखाना। बच्चा बचाना मकसद नहीं है, समाज को दिखाना मकसद। और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। आज अच्छे भोजन पे आदमी 500-700 रुपए फूकना नहीं चाहता। हमारे में बहुत से लोग होंगे जिन्हें बोला जाए अच्छा खाओ यार, अच्छा लगाया करो, शरीर है तुम्हारे इस पे लगाने के लिए, तो हम 500, 700, 1000, 2000 रुपए महीने का इतनी बार सोचेंगे कि 500 लगेगा कि 700 लगेगा, 2000 लगेगा। लेकिन उसी एक आदमी को बोलो होंडा सिटी गाड़ी ले ले, चाहे किस्तों पे ले ले, उसके लिए 15,000 रुपए महीना भर देगा, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए 10-10, 12-12 हजार की सर्विस करा लेगा 4 महीने में। अपने परिवार की सर्विस के लिए कोई आदमी, and this is bitter truth, चाहे हम स्वीकारें या ना स्वीकारें। और इसलिए भी मैं नहीं बोलता हूं कि आप लोग स्वीकारें, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। 150 करोड़ के इस देश में सरकार को भी चाहिए कि आबादी जितनी जल्दी घट जाए उतनी बढ़िया है, और हम लोगों को भी चाहिए कि भाई आबादी कम रहेगी तो वैसे भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान में मेहनत इसलिए ज्यादा क्योंकि आबादी ज्यादा है। लोग ये समझते हैं कि केमिकल्स को समझाना हमारे लिए सरकार, बिजनेसमैनों की जिम्मेदारी है। नहीं, आज तो हम इतना समझा सकते हैं कि जो हमारे में से लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, हम लोग तो समय से पहले अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि भारत सरकार आज क्यों रुकी है। मोदी जी ने जब यह बोला कि मिट्टी को केमिकल फ्री करना है, तो उन्होंने नोटबंदी की तरफ प्रस्ताव क्यों नहीं रख दिया कि भाई साहब कल से यूरिया बिकना बंद। कारण क्या है, अगर वो ये बोल देते ना तो बहुत से दुकानदारों की रोजी रोटी छिन जाती, बहुत से किसान किसानी भूल जाते। इसलिए छोटा सा समय लिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो इस बदलाव को स्वीकार कर लो, हम तुम्हें थोड़ा सा समय देंगे। 2022 में हमने बात करनी चालू कर दी थी, मिट्टी केमिकल फ्री करो करो करो। एक दिन सरकार कहेगी मिट्टी केमिकल फ्री करने के लिए हम ये कानून लेकर आ रहे हैं, अब तुम्हें मानना पड़ेगा। और लोग क्या कहेंगे, अरे पता होता तो पहले ही कर लेते, पता होता तो हम पहले ही ऑर्गेनिक खाते, पता होता तो हम पहले ही ऑर्गेनिक के धंधे में आते। अगले 6-7 साल के अंदर चाह के ना चाह के, मर्जी से बिना मर्जी के, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति इस बदलाव को लेकर आएंगे, कुछ बेवकूफ व्यक्ति 6-7 साल तक इस बदलाव से लड़ेंगे। जो लड़ेंगे उनको ये बदलाव खत्म कर देगा, और जो इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे उनकी पूरी की पूरी जिंदगी। आज ये जो मीटिंग रखी थी ये पूरा नहीं है हमारे बारे में जानने, ये एक छोटा सा परिचय है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अपने परिवार के आर्थिक उत्थान के लिए, अपने परिवार की बाकी उत्थान के लिए अगर हमारे मिशन, हमारी चीजों के बारे में ज्यादा जानना हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके एरिया में लोकली हैं, जो हम लोग जिनको शिक्षित करते रहते हैं, वो बहुत सा जानते हैं। मतलब ये सिर्फ 1.5-2 घंटे की वार्ता नहीं है, उनके साथ हमारी कई घंटों की वार्ता रही होगी, कई न्यूज़पेपर की कटिंग है, कई वीडियोस के माध्यम से जागरूकता आई है, जिनके साथ जुड़ के हम जागरूक हो सकते हैं और दूसरों को जागरूकता फैला सकते हैं कि कैसे आज के समय में
इस बदलाव के साथ आगे बढ़ के आप समाज को बचा सकते हो और परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, साधारण सी चीज। और हम लोगों को क्या लगता है ना 99% की हम क्या करें, हर व्यक्ति छोटी सी शुरुआत करता है। मैं आज यही बात कर रहा हूँ, मुख्य बात मेरी ये नहीं है केमिकल फ्री, वो प्रदीप जी बहुत अच्छा जानते हैं, राजकुमार कुशवाहा जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, बहुत शानदार बता देंगे, आपके कमलेश साक्या जी हैं, एवरीवन नोस, अच्छे से बताएंगे। ये कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, प्रांजल चौहान वगैरह, ये भी यूपी से बहुत कम एज में शुरुआत की है एंड दे डिड वेल। कभी मानता हूँ मैं इनको, इनके माँ बाप को इन पे बड़ा गर्व होगा कि बड़ी छोटी एज के अंदर ये बच्चे शुरुआत करके आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास भी बहुत सारे कारण हैं, हम अपने आप को बहुत कारणों से रोक के रहे। हमारी मानसिकता है ना बंधी हुई। जब बदलाव हो रहा होता ना तब प्रकृति सिर्फ एक मौका देगी। जब कहीं से कहीं बदलाव होगा तो प्रकृति केवल एक मौका देगी कि बॉस तू पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए रोता था ना कि मेरी परिवार की आर्थिक सेहत बदल जाए, चीजें बदल जाएं, मेरा बदलाव आ जाए जीवन में, तो प्रकृति एक मौका देती है कि अभी संसार में एक बदलाव करवट ले रहा है, एक क्रांति करवट ले रही है, इस बदलाव का हिस्सा बन जाओ और बदलाव तेरी जिंदगी में आ जाए। लेकिन हम में से 90% लोग वो कारण खोज लेते हैं कि मुझे बदलाव क्यों नहीं करना, और हम क्या बोलेंगे बदलाव कठिन है, दुनिया को बदलना उससे भी कठिन है, चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन बड़ा सरल होता है अगर हम अपने आप को बदलें और सिर्फ 2-4 लोगों से भी बदलाव की बात करें, केवल इतने में ही वो बदलाव पूरी दुनिया में ट्रेवल कर, पूरी दुनिया में घर घर में पहुंचे और आपके माध्यम से पहुंचाई हुई वो बातें कल को आपके निजी जीवन में बहुत बड़े बदलाव का कारण बने। तो आज जितने लोगों को ये लग रहा है कि मेरी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, प्रैक्टिकली मैं पूछता हूँ, देखिए मैं भी ये जानता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। दिल्ली की भी पब्लिक हमने डील करी है और मैं मुंबई भी गया हूँ, कलकत्ता भी, तो बड़े शहरों में क्या अंतर है, छोटे शहरों में क्या अंतर है, बड़ी भली भांति में जानता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा जो बड़ा सिंपल सा सरल सा प्रश्न है, कितने लोग यहाँ अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं ईमानदारी से? राइट, सब लोग चाहते हैं, ये तो मानते हैं कि जिंदगी को बदलना चाहिए। कितने लोग खुद को बदलना चाहते हैं उस बदलाव के? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत बार ना वहां बैठे इंसान को एक उम्मीद है कि शायद इतनी छोटी सी कोशिश से वो यहां बैठा कोई व्यक्ति गुरु मंत्र देगा। क्योंकि हमारे को क्या सिखाया गया, मैं भी मिडिल क्लास से, लो मिडिल क्लास से ट्रेवल करके आया हुआ बच्चा हूँ बिल्कुल। मेरे पिताजी जो थे मदर हाउस वाइफ थी, पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, तो मैं भली भांति सारी चीजें जानता हूँ। और हरियाणा की रूरल बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, गाँव में पला हूँ, 13-14 साल गाँव की जिंदगी काटी है, बिल्कुल जीरो से देख रखा है कि जिंदगी होती क्या है। उसके बाद शहर मूव किए, पढ़ाई लिखाई करी, तो आसान भी नहीं था एकदम से अडेप्टेशन। इसलिए भली भांति में इन चीजों को जानता हूँ कि बदलाव कितने मुश्किल है, कैसे किए जाए, बड़ा सरल है। और सबसे दुखद आता था पहले टीवी पे, देखा होगा रामानंद सागर का लिप लेना, देखा था? उसमें वो मेरी जिंदगी की मुझे लगता सबसे बुरी घटना वो नाटक देखना। क्यों? क्योंकि एक उसमें कहानी दिखाई अलादीन की, और फिर पता लगा मुझे उस कहानी के थ्रू कि तुम्हें ईमानदार, नेकनीयत का सच्चा आदमी बने रहना होता है। फिर एक दिन भगवान कुछ करता है तो तुम एक गुफा में भी जाओगे तो वहां तुम्हारे हाथ एक चिराग लग जाए, तुम उस चिराग को घिस दोगे, उस दिन जिन बाहर आएगा और वो जिन पूछेगा बताओ क्या हुक्म मेरे आका, तुम हुक्म लिखवाओगे, वो पूरे हो जाएंगे और जिंदगी ठां हो जाएगी। याद है सबके दिमाग में? उस कहानी का अर्थ ये वो बनाई इसलिए गई कि आम आदमी को ये यकीन हो जाए बस तू ऐसे ऐसे करके भगवान के हाथ जोड़े चल, तेरे हाथ एक दिन दीपक लगना है। और मेरे कहा ये सच्चाई है। वो मैं बचपन में तो पढ़ाई में बहुत बुरा था, शहर आ गया, पढ़ाई में अच्छा हो गया, पढ़ने लिखने भी लग गया, क्लास भी टॉप करी, इंडिया भी टॉप करा, और उसके बावजूद भी मैं 10-12 साल अलादीन का चिराग भी था। मुझे लगता था वो है नहीं, और मुझे उम्मीद क्यों थी? क्योंकि मुझे जिंदगी बदलनी थी
तो मुझे चाहिए था कि भाई पढ़ लिख के तो देख लिया, 7वीं क्लास टॉप कर दिया, 8वीं कर दी, 9वीं कर दी, 10वीं कर दी, 12वीं कर दी, इंजीनियरिंग में आ गया, इंजीनियरिंग टॉप कर दी, जिंदगी तो बदलनी नहीं। 8-9 साल से धक्का फेल हो रही है, रिलम फेल हो रही है, सुबह से रात तक पढ़ते रहो, कापी पढ़ते रहो, नंबर लेते रहो, टीचर बोलती थी वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिश्तेदार आ जाते थे, हैं मेरे जीजा जी आए, मेरे साले को तुम्हें पता है मेरे साले ने इंडिया टॉप किया। मैं बेटा बेटा सोच रहा क्या फायदा ऐसा साला होने का, इंडिया टॉप किया तो कुछ पैसे दो, जिंदगी बदलो, कुछ नहीं, शाबाशी शाबाशी शाबाशी। तो मैं सोचता था यार ये जिंदगी पढ़ लिख के नहीं बदल रही, ये तो अलादीन चाहिए। दिमाग में बैठा हुआ था वो आएगा, हम घिसेंगे तो फिर जिन निकलेगा, और जिन निकलेगा तो जिंदगी बदलेगी। इस कल्पना में मैं सिर्फ सच्चा बना रहा, अच्छा बना रहा, चीजें करता। फिर इंजीनियरिंग में जब मैंने टॉप किया तो मेरी केमिस्ट्री में 100 नंबर आए। मैंने कहा यार अब पता है मुझे कहाँ जाना। मैं गया अपनी केमिस्ट्री टीचर के पास, 2 वर्षों में से 100 नंबर, पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर। मैंने जाके केमिस्ट्री टीचर से पूछा मैम 2-3 साल में इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, मेरी तनख्वाह कितने की लगी, व्हाट वुड बी माय सैलरी। मैम ने कहा तेरे को तो मिल जाएंगे 20-25। कितने मिल जाएंगे? 20-25 हजार। मैंने कहा मैं जितेंद्र डागर की बात, बोली मैं भी तेरी ही बात कर। मैंने कहा तो बाकियों को क्या मिलेगा? बोली बेटा उनमें से तो आधों की नौकरी भी नहीं लगेगी जैसे इंजीनियर वो है। मैंने कहा ये सारी गुत्थम गुत्था पिछले 9 साल से जो मैं कर रहा हूं, ये 20-25 हजार के लिए कर रहा हूं, यानी तो तूने क्या सोचा? मेरे को उस दिन पक्का यकीन हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग करके भी ना कुछ नहीं करना, चिराग बना जिसमें से जिन निकले और वो जिंदगी बन। लेकिन उस दिन उस मैडम ने हकीकत से सामना करा दिया कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती है बेटा, शेख चिल्ली के सपने इनको छोड़। तो मैंने उस मैडम से अगली बात पूछी, मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए। बोली तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे बिल गेट्स बनना। बोली बिल गेट्स बनना है तो कह रही उसके लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं बहुत मतलब वैसे इंटेलिजेंट था पर वैसे बेवकूफ था, दुनियादारी देख नहीं रखी। मैंने कहा मैं जाके दोबारा 11वीं का कॉमर्स लूं और फिर दोबारा पढ़ाई करूं? कह रही बिजनेस करने के लिए पढ़ाई थोड़ी ना करनी पड़ती है। मैंने कहा तो इतनी बात माँ बाप ने आज से 8 साल पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अमीर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती होगी, और आप कह रहे हो अमीर बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है। तो मैंने कहा फिर मैं पढ़ाई क्यों कर रहा था? तो उसने कहा बेटा ये मुझे नहीं पता, तू जाके बिजनेस कर। और बाद में मुझे समझ आई कि वो अलादीन का चिराग कुछ नहीं होता, अलादीन का चिराग हुआ खुद। एक्चुअली में आपको खुद को घिसना पड़ा। उस रामानंद सागर की कहानी में मैं अपने आप को अलादीन समझ रहा। बाद में मुझे समझ आया उस रामानंद सागर की कहानी के अंदर चिराग में हम अलादीन माँ बाप और जिंदगी वो घिसते हैं, फिर कोई जिन प्रकट होता है। अगर ढंग से घिसे गए, ढंग से रगड़े गए, या तो जिंदगी तुम्हें रगड़ ले तो जिंदगी रगड़ेगी तो जिंदगी मालिक बन जाएगी, और आप उससे पूछेंगे बताओ क्या हुक्म मेरे आका, तो कहेगी मेरा हुक्म है तू 60 साल अपनी एस्तेसी कराता रहे नौकरी। हम बोलते हैं जी आका, तो हम 60 साल ऐसी तैसी करा। फिर हम बोलते हैं बच्चे भी हैं मेरे, संडे देख लेना उसको, तेरे ही हैं, मेरे ही हैं तो हफ्ते में 1 दिन देखने को मिलेंगे, सुबह से शाम तक देखेंगे। फिर वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर वो भी अपने आप को नहीं घिसते, फिर उन्हें भी जिंदगी घिसती है। फिर वो पूछती है क्या हुक्म मेरे आका? बोले तेरे बाप बाप को घिसे देंगे, मैं तो कल आई नहीं है, तो 60 साल के प्रोजेक्ट पे है, तू भी अगले 60 पे लग जा, इनको छोड़ कर, यहाँ संभावना ही नहीं है। फिर ये बाप रो रहा है, कह रहा है मेरी औलाद बेकार निकली। तेरी जिंदगी बेकार है, औलाद तो ठीक है, तेरे पास पैसे होते तो औलाद क्यों धोखा दे। फिर दूसरी प्रजाति है जो स्वयं को घिसती है कि यार मैं ना, अगर घिसना ही है, जिंदगी ने भी घिसना है, लोगों ने भी घिसना है, मैं एक बार मेहनत करके खुद को घिसता। कम से कम मैं अपने आप से तो ये पूछूंगा ना
कि मुझे इस जिंदगी में चाहिए क्या, मेरा हुक्म क्या है। मैं डायरी पे कहीं जाके सपने लिखूंगा, मैं उद्देश्य लिखूंगा कि मुझे अपनी जिंदगी से ये चाहिए, और उसको चाहने के लिए मैं स्वयं को घिसूंगा, और जो स्वयं को घिसेगा ना उसी के सपने। बड़ा सिंपल, बड़ा सरल। सुनता हर कोई है, बैठता हर कोई है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार के अंदर जिसने सफल व्यक्ति को सुना ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल व्यक्तियों को जानता ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका दरवाजा अफसरों ने आके खटखटाया ना। लेकिन हम में से 90% पुरानी सोच, पुराने तरीके, पुराने इरादे और कमजोर लोगों को लेके बैठते हैं। मैंने पीछे एक सेमिनार में कहा था, आप लोगों को समझ आए तो उसके बाद, क्योंकि मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, मैं बड़ा सिंपल सी बात करने वाला व्यक्ति हूँ कि जिसको इतने में समझ आना था उसे सब कुछ समझ आ गया, जिसे इतने में समझ नहीं आया उसे कितने में भी नहीं। हमारी पढ़ाई में कोई हमें अलग से नहीं पढ़ाएगा। जो बच्चे हम टॉप करते थे, हमें भी टीचर वही 20-30 मिनट आधे घंटा वही पढ़ाती थी जो सबको पढ़ाती। हमें उतने में समझ आता था, बाकी वो कितने में समझ। मैंने पिछले दिनों बात कही थी, शायद आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों की जिंदगी में कभी आगे बेटरमेंट हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा रेस में वो घोड़े हारते हैं जो बाहर जाके गधों से सलाह करके आते हैं कि मुझे इस रेस में दौड़ना है, ये बता मैं दौड़ूं कैसे। तो गधा बता देता पीछे की टांगे उछाल उछाल के दौड़। और हमारी जिंदगी की समस्या क्या है, हम जब अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं तो उसका चुनाव हम अपने सपनों से, अपने उद्देश्य से, अपनी क्षमताओं से नहीं करते। हम सबसे बड़ा सवाल जाके एक महामूर्ख आदमी से जो उतना ही नाकामयाब है जितना मैं हूं या मेरे से ज्यादा नाकामयाब है, उससे पूछते हैं यार मैं एक काम करने की सोच रहा हूं या मैं ऐसा करने की सोच रहा हूं, तू बता कैसा रहेगा। ये आदमी क्या बताएगा कैसा रहेगा, ये तो पहले ही जैसा है वैसे ही। और हम में से 99% की गलती ये है कि परमात्मा ने जो काबिलियत दी हम उसका कभी उपयोग ही नहीं कर पाए। हम कैपेबिलिटी को एबिलिटी बना ही नहीं पाए। कारण क्या रहा, जब सलाह ली, जब कुछ करा जिंदगी में, बेवकूफों से पूछ के, बेवकूफों को देख के करा जिंदगी में, बुद्धिजीवियों को देख के नहीं करा। आज लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, इसके बाद आते तो हम रहेंगे क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन आज एक और अवसर आपके दरवाजे पे खड़ा, आज एक और मौका, आपकी उम्र कोई भी हो, आपकी काबिलियत कोई हो, एक और दरवाजे पे खड़ा हुआ है जब ये पूरा संसार अगले 6 से 7 साल के अंदर केमिकल युक्त जिंदगी से केमिकल मुक्त जिंदगी की तरफ बढ़ेगा। बहुत सारे हमारे लोग इस केमिकल युक्त से केमिकल मुक्त की तरफ कुछ लोगों को समझाएंगे, कुछ लोगों को उत्पाद देंगे, कुछ ज्ञान देंगे। कहीं भारत का प्रधानमंत्री केमिकल फ्री होने की बात करेगा, कहीं स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु बात करेंगे, कोई हॉलीवुड का स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो बात करेगा कि ये सब कुछ करना है। अलग अलग समय पे बुद्धिजीवी अलग अलग तरीके से मूर्खों को बताते रहेंगे, और एक समय लटकी ताकत के बाद हमारे को केमिकल युग से मुक्त की तरफ धकेल दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम भी वही चलेगा जिसकी टॉप ब्रांडिंग है, जो उसका इनकम बहुत कुछ दे चुका है। तो अगर आज ये अवसर, ये मौका हम लोगों को पहचान में आ जाए, ये समझ में आ जाए, और हमें लगे कि नहीं यार अब एक अवसर मिला है और बुद्धिजीवी संसार के सारे पागल नहीं हो सकते, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे नाकामयाब सारे बेवकूफ नहीं है, समस्त संसार के समस्त कामयाब व्यक्ति एक साथ पागल नहीं हो सकते कि एक ही चीज को करने पे छूटे हो। और जब समझदार आदमी जिस चीज को करने पे छूटे हो उसमें व्यवसाय देख रहे हैं, उस समय किनारे बैठ के तमाशा देखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। कस्टमर तो हम बने रहेंगे, लेकिन अगर आज से अपने आप को शिक्षित करें तो अगले 1 से 1.5 साल में वो भविष्य भी देख सकते हैं जहां उम्मीदें बहुत से स्टेज पे आम आदमी तब हिलता है जब बड़े दावे करेगा। और मैंने ये देखा भी है कि जब हमारे जैसी प्रेजेंटेशंस होती है ना, तो बहुत से लोग स्टेज से बहुत दावा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने बहुत देखा, एक से एक व्यक्ति होता है कि हमने लाखों करोड़ों की जिंदगियां बदल दी, और मैं आज की तारीख में दावा नहीं करना चाहता। उसका कारण सिंपल है, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी देश में करोड़ों लोगों को बदलने की काबिलियत नहीं। तो हमारे देश में लोग भूख से ना मरते, गरीबी से ना। लेकिन हाँ,
हर देश में, हर समाज में, हर व्यक्ति के अंदर स्वयं को बदलने की ताकत होती है। अगर आप में से जिस किसी के अंदर वो ताकत है जो ये मानता है कि मैं सीख लूंगा, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उतना हम पढ़ा देंगे, उतना हम सिखा देंगे, आपकी भाषा में शिक्षित कर देंगे, जो मेहनत करता, जो ये चाहता है कि मेरे को जिंदगी में बदलाव चाहिए और मैं कर सकता हूं, वो चाहे कहीं भी हो, कैसा भी हो, समर्पण अगर करेगा तो हम आगे बढ़ के लेके जाएंगे। मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि जो आपका आज है उससे बेहतर आपका कल होगा। करोड़पति होने का दावा नहीं करूंगा, जो आपका आज है उससे बेहतर आपका कल होगा, ये डेफिनेटली है, क्योंकि हम उसके लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा कोई दावा नहीं है कि आप हमसे जुड़ जाएंगे तो काम होगा। पहले आप हमसे जुड़ेंगे, शिक्षित होंगे, मेहनत करेंगे। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो ये निश्चित है कि बदलाव आएगा, ये निश्चित। प्रांजल पे मुझे बड़ा प्राउड है, मतलब इतनी छोटी उम्र में लड़का है, मुझे तो ये दिखता है कि जब ये हमारी उम्र में होगा पता नहीं कहाँ ही नहीं खड़ा होगा। इसके साथ सारे बच्चे मेरे ख्याल से आप प्रांजल जी की टीम से ही आते हैं, हाँ, ये सब बच्चे तो इतनी छोटी एज में भी निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपने कल किया, गोल्ड किया, सिल्वर किया, ये यंगेस्ट सिल्वर है हमारी टीम, पूरी फ्रेंड टीम का सबसे यंगेस्ट मेंबर। और गोवा का भी टारगेट है, हाँ, इस एज में तो घूम आएगा। और इसने अकेले ने शुरुआत किया था, इनकी टीम साइज और इनकी टीम लीडरशिप पंकज जी वगैरह की टीम से। आपको जयपुर दिखाऊंगा, मैंने बोला भी था कि लड़का बड़ी मेहनत कर रहा है। हाँ, इनको मैंने बताया था, मैंने कहा प्रांजल जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उधर से आता है। तो बस मेरे को इससे ज्यादा देखिए कुछ नहीं करना। बड़े दावों की दुकान में खोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग मासूम और आम आदमी हैं। बड़े दावों में बहुत जल्दी बहते हैं, मतलब बस कोई दावा करने वाला हो तो हम सरकारें बना देते हैं। वो दावे हमें भी पता है कि इन्हीं ने हमारे दादाओं को दावे करे तो पूरे नहीं हुए, पापों को दावे करे वो पूरे नहीं हुए, हमें दावे कर रहे पूरे नहीं हो रहे, पर फिर भी हम सरकार बनाएंगे। तो दावे से आम आदमी का रिश्ता बड़ा मजबूत है, मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन मैं फिर वही लास्ट बात कह के जा रहा हूं। लास्ट 3 लाइन है, अगर कुछ नहीं समझ आया तो वो समझ लेना, जो घर जाके आप सोच लेना। पहली चीज, समस्त संसार बदलाव के दौर से गुजर रहा है और हर बुद्धिमान व्यक्ति एक ही दिशा में समाज को बढ़ा रहा है। इससे बड़ा व्यवसाय अगले 50 सालों तक दूसरा नहीं, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी एक ही व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप अपने आप को घिसने के लिए तैयार हैं तो आप अपने सपनों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। और अगर आप वो शख्स हैं, हम सबके लिए भी उपस्थित नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूं, नॉट एवरीवन इज वेलकम। पहले बोला जाता था आपका उस सब बड़ी जिम्मेदारी है, शिक्षित करना बड़ी जिम्मेदारी है, मंच के ऊपर लाके। अगर आपको लगता है आप अपने आप को घिस सकते हो और अलादीन के चिराग के जवाब आपको जिंदगी को नहीं देने, खुद को देने हैं, तो आप लोग वेलकम हो। तीसरी चीज, बिल्कुल ओपन मंच पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई बड़ा दावा नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आप अपने लिए खड़े हैं और हमारे साथ खड़े हैं तो मैं जिंदगी के बदलाव का दावा नहीं करता हूं, लेकिन यह दावा करता हूं आपका कल आपके आज से बेहतर होगा। अगर इन 3 मुद्दों पे आपका दिमाग जाए और आपकी दिल इजाजत दे तो आप हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। हम डेफिनेटली उस चीज के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। वो तो कमल जी बता देंगे, इतना तो मैं शिक्षित कर चुका। चलिए सर, अब ये मुझे बोल ही रहे हैं, ये लास्ट प्रोडक्ट है ना, क्योंकि एक बार पता नहीं मैं कहाँ गया था, वहाँ पहले उन्होंने एक किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं 1.5 घंटा बोलता था। नहीं, बहुत चालू लोग होते हैं। हाँ, किसके लिए? अच्छा, पेन रिलीफ ऑयल पे भी पेन, हाँ देखा मैंने क्या कहा। पेन रिलीफ ऑयल की हिंदी होती है दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक तेल। और जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दिल के दर्द को छोड़ के बाकी किसी भी दर्द पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दिल के दर्द पे लगा नहीं सकते, आराम नहीं आएगा, बाकी सभी दर्दों पे आराम आएगा। और सबसे बड़ी बात है, सेफ्टी है, बहुत कम मात्रा में लगेगा तो बहुत सस्ता भी पड़ेगा। क्योंकि बाकी कंपनियां क्या चालाकी करती थी, जब आप लेवल पढ़ेंगे वो उसमें दर्द निवारक तेल डालते हैं, ऐसा नहीं चोरी करते हैं, लेकिन क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं तो क्या करेंगे, 5% डाल देते हैं, 95% LLP डालते थे, लाइट लिक्विड पैराफिन, जो बोतल भरते था। तो हम लोगों ने इसको 100% एसेंशियल ऑयल से बनाया, तो इसकी एक एक बूंद से वो रिजल्ट आएगा जो दूसरों के 15-15, 20-20 ml से।
तो अब थोड़ा सा भी लगाएंगे तो मेरे ख्याल से 3-4 बूंद लग गई तो उस कमरे में क्या, उस घर में सांस लेने वाले सब लोगों को पता लगेगा ये डब्बी। तो वो तो खैर इसको यहाँ खोल देते तो तक महसूस भी हो जाता। फिर मैं इस प्रोडक्ट पे बात करूंगा, ये बेटर चीज है। अगर आप लोगों को साधारण बिजनेस करना हो ना, कुछ और ना समझ आ रहा, व्यवसाय और जनता का भला करना हो, ये प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट है। छोटा सा डब्बा ये क्या है वो बता देता हूँ। कितने लोगों के यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स लगती है? मेरे को किसी ने बताया था भारत देश में 50% लोग कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल करते हैं, बाकी 50% झूठे करते वो भी, राइट। हमारे देश में 2 लाख करोड़ रुपए का कोल्ड ड्रिंक बिका पिछले साल। इतने का तो हमारे देश में मसाले भी नहीं थे। और जबकि हर एक व्यक्ति ये जानता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के फायदे क्या क्या है। डायबिटीज, थायराइड, दांतों का गल जाना, हड्डियों का गल जाना, सब लोगों को मालूम है। फिर क्यों पीते हैं? फैशन है सर, फैशन, टेस्ट। टेस्ट एक ऐसी चीज है, बच्चों के मुंह पे कोल्ड ड्रिंक लगा रखे छुड़वा नहीं सकते। और वो टेस्ट भी किस चीज का है? चीनी। फ्लेवर और चीनी पिए जा रहे हैं, धक्का धक्का। हम भी जानते हैं कि बेकार चीजें, पर अब क्या करें, छूट नहीं सकती, आदतों में भी शामिल हो चुकी है। और हम लोगों ने क्या करा, हिंदुस्तान को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि कोल्ड ड्रिंक निकाल नहीं पाए। और ये चीज मैं क्यों जानता हूं, क्योंकि 2003-4 में पहली बार पकड़ा गया था कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड आ रहे हैं। पूरा कैंपेन चला, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की सेल बढ़ती गई, घट नहीं। बाबा रामदेव ने भी पूरा कैंपेन चलाया, लास्ट में जाके उन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक उतार ही दी, हटाई तो नहीं। उन्होंने कहा दूसरों की पी के मरोगे, इससे अच्छा अपनों की पी के मरोगे। हाँ, वो टिपिकल। फिर एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी तो कुछ चर्चा चली, तो मैंने कहा आप भी बढ़िया बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोले लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो तल्खी नजर आ रही है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो आपको ये मानता हूँ कि आचार्य सुश्रुत आचार्य चरक, उन्होंने हमारे को जो दिया चरक ने आयुर्वेद, आप तो उनसे भी बेहतर हो। तो बोले नहीं मैं उनसे बेहतर तो नहीं हूँ। मैंने कहा सर यकीनन बेहतर हो। ना आचार्य चरक को, ना आचार्य सुश्रुत को आयुर्वेदिक मैगी पता लगी, ना बिस्किट पता लगे, आपको पता लगे, आपने बनाए भी। तो मैंने कहा इसलिए मैं आपसे प्रभावित भी हूँ। मैंने कहा मैं हरियाणा की पृष्ठभूमि से हूँ तो मैं इस चीज में बड़ा यकीन रखता हूँ कि हमारे हरियाणा में एक बड़ी अच्छी कहावत है, बोले जब कभी मौका मिले तो अपनों से मरना, क्योंकि मर के कम से कम छाव में तो फेंकेगा लाश, बाकी तो धूप में छोड़ देंगे। मरने के बाद भी फर्क पड़ता होगा, पता नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो दिक्कत आएगी। और अगर मैंने ये उल्टा बोला होता कि एक बार मैं मरा था, ऐसा हुआ था, तो आप लोग सोचो कितनी दिक्कत हो। ये प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया क्योंकि हम आदत नहीं छुड़वा सकते, तो एक ऑप्शन देना होता है, रिप्लेसमेंट देनी होती है। जैसे हम बोल रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे सेहतमंद ड्रिंक, सबसे टेस्टी ड्रिंक, आपको जो टेस्ट की आदत पड़ी हुई है उस टेस्ट को आपको छोड़ना ही नहीं। उसी टेस्ट को करते हुए उससे भी आधे दाम में आपके घर पे मेहमान आता, कोल्ड ड्रिंक देते हैं, आप शादियों में जाते हैं वहां कोल्ड ड्रिंक मिलती है। इसमें पाउडर है, सिर्फ एक छोटी सी चम्मच है, 1 ग्राम आपको किसी भी पानी में घोलना है, लगभग आधा ग्लास के अंदर, और आपका कोल्ड ड्रिंक तैयार हो जाएगा। सिर्फ घोलना, कुछ नहीं, सिंपलेस्ट है। तो घर की औरतों के लिए भी फायदेमंद है, ना नींबू पानी की टेंशन है, ना फालतू बस घोला और वो रेडी। कोल्ड ड्रिंक से लगभग आधे दाम पे भी है। जो लोग हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं तो उनको दाम पता होगा, तो बहुत कम दाम पे। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो आपको मिलता है, इसको डायबिटिक पेशेंट भी पी सकता है, थायराइड पेशेंट भी पी सकता है, कोई भी रोगी पी सकता है, क्योंकि जिस भी फ्रूट का फ्लेवर इसमें है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑरेंज फ्लेवर है या नींबू फ्लेवर है या ब्लूबेरी फ्लेवर है, तो वो फ्लेवर नहीं है, उस फ्रूट का ऑर्गेनिक पाउडर डाल के ये ड्रिंक बनाई, तो उस पूरे फ्रूट के बेनिफिट आपको मिलते हैं। आप अगर 1 चम्मच पिए तो आप ये मान के चलिए कि लगभग एक संतरे का 1/3 हिस्सा आप लोग उस टाइम पे कंज्यूम करते। तो जो आदमी पी रहा उसका सेहत का फायदा भी है। कोई मेहमान आपके घर आता है और आप डिफरेंट फ्लेवर उसको पिलाते हैं,
वो आदमी भी पूछेगा ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, ये कौन सी चीज है। और जब आप उसको बताएंगे कि यार कोल्ड ड्रिंक को छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक को नुकसान पहुंचा रही है, ये चीज है, फायदा है, क्योंकि इसको पीने के फायदे क्या है। एक इसमें मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट डाला है, तो ये आपको नेचुरल विटामिन भी देगा, नेचुरल मिनरल भी देगा जो हमें अच्छे भोजन से मिलते हैं। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो कैंसर से लड़ने में सहायक है और कैंसर को डेवलप नहीं होने देते। स्किन बीमारी, जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स है या जिनको बेटर स्किन चाहिए, बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन चाहिए, उसके लिए इसमें एक प्रोडक्ट है मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट, जो इस टाइम पे एलोपैथ वाले भी अपनी दवाइयों में यूज कर रहे हैं सोरेसिस एक्जिमा के ट्रीटमेंट के लिए। मतलब वो फ्रूट होता है हमारे महाराष्ट्र में उगता है, उसको बोला जाता है कोकुम। उस कोकुम के बीजों का एक्सट्रैक्ट होता है और वो बहुत लाभदायक पाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको लेता है तो उसको स्किन के त्वचा रोग नहीं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर 50 mg वो डला हुआ है। तो अ सॉर्ट ऑफ टोटली हेल्थ ड्रिंक है। जैसे हम लोग नींबू पानी पीते थे, तो नींबू पानी क्यों पिया जाता गर्मी में, कोई जानता है? आपको लू नहीं लगने देगा, आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, आपको विटामिन सी देगा। तो नींबू पानी भी एक्चुअली में जब आप पीते हैं तो कैंसर से लड़ते हैं। आप जब नींबू पानी पीते हैं तो आपकी स्किन क्वालिटी बेहतर होती है, आपमें बुढ़ापा नहीं आता। वो सारे फायदे अगर आज किसी को करना हो तो संतरे के अपने फायदे, इसमें 10 फ्लेवर है, लीची है, काला खट्टा है, जामुन है, बेरीज हैं जो बहुत महंगी होती हैं, उन सब का और बहुत इकोनॉमिकल। एक ग्लास में 4-5 रुपए की कॉस्टिंग में आपका एक ग्लास आप किसी को दे सकते हैं, दूसरा कोई आदमी पूछेगा। तो हिंदुस्तान का सबसे सस्ता, सबसे हेल्दी ड्रिंक आप देते हैं, दूसरों तक ये मैसेज जाता है, तो आप उसी से अपना व्यवसाय भी। तो बड़ा सरल उपाय है, बड़ी सरल चीज है।